महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? 23 नवंबर को रिजल्ट आया है। बीजेपी के पास में 132 सीटें हैं और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अभी तक सीएम का चेहरा सामने नहीं आ पाया है। साथियों, बिजनेस चाहे कोई भी हो, अगर अकेला इंसान करता है तो वो फैसले अकेले ही लेता है, लेकिन अगर मामला पार्टनरशिप का हो जाता है तो समझ लीजिए कि फैसले फिर लिए नहीं जाते हैं, फैसले फिर थोपे जाते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र की राजनीति की उथल पुथल में दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि हम लोग इस चर्चा में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में कुछ सीएम के नए फेस भी सामने आने लगे हैं। अब आपको लग रहा है भाई ये क्या हो रहा है? अभी तक तो देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आगे चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई साहब ये राजनीति है। अब वो आप नामों को भी सुन लीजिए। पहला नाम है चंद्रशेखर बावनकुले और दूसरा नाम है मुरलीधर मोहोल और विनोद तावड़े जी, और साथ में बहुत ही अच्छे नेता नितिन गडकरी जी का भी नाम इसमें आगे आने लगा है। अब वो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। खैर, अभी हम बात करते हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों और इसकी मुख्य वजह क्या है। 27 नवंबर को शिंदे साहब ने अपने आप को सीएम की रेस से लगभग बाहर कर दिया था। 28 को दिल्ली की बैठक के बाद वो सीधे अपने गांव दरेगांव चले गए और ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो अपने गांव जाते हैं तब वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। अब देखना ये होगा कि बड़ा फैसला क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बड़ा फैसला ये ना हो जाए कि कांग्रेस के खेमे में खुशियों का माहौल छा जाए, क्योंकि भाई साहब ये राजनीति है और राजनीति में सत्ता की भूख के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। वैसे मुझे यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लगी, शिंदे साहब इतने बड़े नेता होने के बाद भी अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि ये हुआ कि इतने बड़े नेता होने के बाद भी अपने गांव को नहीं भूले, और एक अच्छी बात है। इस बात के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम को लेकर आखिरी पेच क्यों फंसा हुआ है। साथियों, सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा, ये अभी कह पाना जल्दबाजी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि फिर सीएम कौन बनेगा। इसके अलावा एक और सवाल यहां पर उठ रहा है महायुति के बीच में कि आखिर गृह मंत्रालय किसके पास में होगा। अब आपको लग रहा हो कि भाई साहब ये नया सुनने को कैसे मिल रहा है, तो आइए आपको कुछ यादें मैं ताजा करवाता हूं महाराष्ट्र की राजनीति की। क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में 1995 से लेकर 1999 तक सरकार चलाई थी। आपको यह बात याद होगी। उस वक्त भले ही सीएम शिवसेना के मनोहर जोशी थे, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास में था। अब आप इस बात को नोट करिएगा। और उस वक्त गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, जो कि बीजेपी से थे। अब आपको भी मामला समझ आ रहा होगा कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। अब थोड़ा और करीब आते हैं। 2022 में जब शिंदे जी और बीजेपी की सरकार बनी थी, तब भले ही सीएम शिंदे थे, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस जी के पास में था। यानी कि मामला थोड़ा थोड़ा और क्लियर होते जा रहा है। लेकिन इस बार शिंदे ये चाहते हैं कि भाई साहब भले ही आप हमें सीएम ना बनाओ, लेकिन गृह मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इसके बीच अजीत पवार भी हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अजीत पवार भी 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब मामला यहां पर भी फंस रहा है। 5 बार के उप मुख्यमंत्री होने के बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सुख मुझे कब प्राप्त होगा। इसीलिए उनकी भी चाह है कि भाई साहब हमारे ऊपर भी ध्यान दो, हम 5 बार के उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए। हो सकता है कि यह बात सामने आ रही हो। बीजेपी के सामने एक और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सीएम के रूप में शिंदे को फडणवीस साहब नामंजूर हैं। ये अंदर की बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब बीजेपी शायद एमपी की तरह पीछे वाली सीट पर ध्यान लगा रही होगी कि हो सकता है पीछे की सीट से उठा करके एक नया चेहरा सीएम पद के लिए महाराष्ट्र में सामने आ भी सकता है। भाई साहब ये बीजेपी है और अमित शाह जी कुछ भी कर सकते हैं। और जब 2 मोटा भाई बैठते हैं ना, तो फैसले एकदम ऐसे होते हैं, एकदम भौकाल मचाने वाले होते हैं। और मुझे तो लगता है कि इन 2 की वजह से ही महाराष्ट्र में अभी तक पेंच फंसा हुआ है। और बीजेपी कभी भी अपने उसूलों के साथ में समझौता नहीं कर सकती, और जो वो चाहते हैं वही करके दिखाते हैं। चाहे आप केंद्र की सरकार देख लीजिए, बनाना था मतलब बनाना था, और फिर अपने हिसाब से ही उन्होंने मंत्रालय का वितरण भी किया है। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी चाहती है, जो उसके नेता चाहते हैं, वही होने वाला है। अब अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में 2.5 साल के मुख्यमंत्री भी कई लोग बनाते हैं, महायुति अगर बनाती है, तो भाई साहब 3 पार्टियां हैं, 2.5 मतलब 5 होते हैं, 2 पार्टियां होती, तो चलो मामला फंस भी जाता। लेकिन यहां पर तो जो है 3 पार्टियां, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। मतलब ये तो
कहीं से कहीं तक नहीं हो पाएगा। अब बताइए भाई साहब, जनता भी कितनी भोली होती है साहब। महाराष्ट्र की जनता ने और खास तौर पर जो लाडली बहना है उन लोगों ने इतना वोट दिया कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ में उन्होंने जीत दर्ज करवाई। कुछ इनके विधायक जो है 50,000 60,000 की लंबी लीड के साथ में जीते हैं। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की इन लाडली बहनाओं को यह नहीं मालूम कि उनका लाडला भैया आखिर कौन है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बहनाओं को पहले भैया शिवराज सिंह चौहान जी मिले थे, जिन्होंने इस लाडली बहना योजना को यहाँ पे शुरू किया था। अचानक मालूम हुआ कि हमारे भैया जो है बदल गए हैं। पहली राखी शिवराज सिंह चौहान जी को उन्होंने बांधा और दूसरी राखी मोहन यादव जी को, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। ये राजनीति है साहब, पल में अपने रंग बदलती है। अब बात करते हैं कि कभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली कांग्रेस की इनकी नैया इतनी डगमगाने लगी है कि लोग इनके साथ सवारी करने से पहले सोच रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे जी को अब ऐसा लगता होगा कि भाई साहब हम तो अकेले ही सही थे, कहां के कहां यहां पर आ गए। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जी मात्र 10 सीट के साथ खड़े हैं। सोच सकते हैं आप, जिन्हें हम चाणक्य कहते थे, आज वो चाणक्य दो मोटा भाई की चाणक्य भरी राजनीति के बीच में फंस चुके हैं। महाराष्ट्र में आज विपक्ष भी नहीं बचा है। आप इस बात के ऊपर गौर फरमाइएगा। आखिर कांग्रेस की हालत इतनी बुरी क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ कि आज लोग कांग्रेस के टिकट पर लड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं? आज अगर टिकट आ भी जाती है तो मन में हल्की शंका होती है, कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे। और ये स्थिति कैसे बनी है, एक बहुत बड़ी वजह है जो शायद मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश भी करूंगा। अब हम थोड़ा और इंतजार करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। क्योंकि बीजेपी है, इनकी बैठकें बहुत सारी चल रही हैं, कहीं ना कहीं फैसला अपने हिसाब से लोग लेने वाले हैं। और इन तीनों के बीच में जो महायुति पूरी है वो कहीं ना कहीं बैठ के समझौता करेगी, सरकार को बनाई। क्योंकि ऐसा तो हो सकता नहीं कि भाई सरकार यहां पर ना बने या फिर सीएम का फेस इनके सामने ना हो। भाई बनेगा तो सही, लेकिन इतना बता दूं मैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पेंच फंस चुका है और जैसे इनकी सरकार बनती है मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए, जिनकी बात करने का ढंग और अंदाज है निराला, आप देख रहे थे देव की पाठशाला। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वाले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।